न जाने कितने दोस्तों की वेडिंग्स मैं अटेंड कर चुका था। वक्त के एक दौर में आपको भी लगने लगता है कि शायद आपको भी किसी की ज़रूरत है। कोई हो आपके साथ जिसके साथ मिलकर आप अपने किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार की वेडिंग में एक तोहफा लेकर जाएं और सामने से आपको भी बहुत सारे विशेस मिले। अनुराग की इस वेडिंग में भी मुझे ज़बरदस्ती बुलाया गया था। खासकर मेरा जिगरी दोस्त था तो मुझे जाना ही पड़ा। मैं अकेला सा शादी के इस माहौल से बाहर आया, थोड़ी सुकून भरी सांस ली और मेरे ही बगल में कोई था जो मुझे कह रहा था, लोग पता नहीं कैसे रहते अंदर। मैं उस लड़की को जानता नहीं था, लेकिन वाकई वो बिल्कुल सही कह रही थी। मैंने भी कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। ऊपर से इतनी गर्मी और ये नाचना वगैरह, दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। चाय लेंगे या कॉफ़ी? उसने कहा। मैंने कहा, फ़िलहाल कुछ नहीं। शाम का वक्त काफ़ी हसीन था। गर्मियों के दिनों में जब शाम होती है तो बहुत खूबसूरत लगती है। पता नहीं अचानक से डीजे को क्या हो गया कि उसने तड़कते भड़कते गानों की जगह एक खूबसूरत सा गज़ल लगा दिया और मुझे ऐसा लग रहा था कि वाकई में इसकी ज़रूरत है। माहौल थोड़ा इजी हो गया था। शाम के अंधेरे में मैं उन पत्तों को देख सकता था जो ठंडी हवाओं से कोई तान छेड़ रहे थे। उसने कहा कि रिद्धि मेरी बचपन की सहेली है। उसके ही कहने पर मैं आई थी। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतने दिन रुकूंगी। अब उससे प्रॉमिस किया है तो 2 दिन से पहले पहले तो जा नहीं सकती। मैं मन में कह रहा था कि मेरी सिचुएशन भी कुछ आपकी तरह ही है। कहाँ पसंद था मुझे इस तरह से पार्टीज, शादियों में शामिल होना। चलो इतने टाइम के बाद ही सही, कम से कम इतना टाइम तो मिला कि हम झूम कर नाच सकते हैं। और अभी अगर मुझे रिद्धि इस तरह से यहाँ देखेगी और कहेगी कि तू वेडिंग में बिल्कुल भी शामिल नहीं है, तो मेरे पीछे पड़ जाएगी। मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे भी जाना चाहिए। उसके बाद हम फिर से वेडिंग में शामिल हो गए। शादी की रस्मों को देखते, बारातियों को अटेंड करते, हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। इतने घंटों के बाद मुझे लग रहा था कि मैं इस शादी में अकेला नहीं हूँ। हालांकि अनुराग मेरा जिगरी दोस्त है, लेकिन आपको पता ही है कि शादी में दूल्हे का क्या हाल होता है। उसे अपना भी होश नहीं रहता है। मुझे अनुराग से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन अब मुझे खुद से भी कोई शिकायत नहीं थी। अनन्या था इस लड़की का नाम, और जब भी मौका मिलता तो हम बाहर आते और एक एक कप चाय पी लेते और बस थोड़ा बहुत नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हमारे बीच हो जाती। काफ़ी देर से हम एक दूसरे को जान चुके थे और आज शादी का आखिरी दिन था। कभी आइए ना आप भी हमारे शहर में, आपको वहाँ की खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगी। अनन्या की ज़ुबान में एक अपनापन सा था और एक अधिकार सा भी मुझे नज़र आ रहा था। अनन्या और मैं शादी में कुछ ज़्यादा ही बिजी थे। अचानक अनन्या का पाँव सीढ़ियों से फिसल गया। हालांकि वहाँ कोई नहीं था और एकदम से मेरी नज़र वहाँ पड़ गई। अनन्या एक तरफ गिरी और उसके पाँव में मोच आ गया। मैं उसके पास गया और उसे आराम से उठाया और उससे कहा कि तुम ठीक हो अनन्या, ज़्यादा चोट तो नहीं आई? उसने कहा, कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मोच ज़्यादा आ गई है। यह तो शुक्र है कि अनन्या को फ्रैक्चर नहीं हुआ, वरना तो बड़ी दिक्कत आ जाती। अनन्या ने मुझसे कहा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई कैन मैनेज। मैंने कहा कि आराम करो थोड़ी देर, और वैसे भी अभी विदाई को बहुत टाइम है। अनन्या को सहारा देकर मैं गेस्ट रूम तक ले गया। थोड़ा सा बाम लगाकर अनन्या के पाँव की मालिश की और उससे कहा, हाँ अनन्या, अब कैसा है? थोड़ा अच्छा महसूस कर रही हो? अनन्या बोली कि हाँ, पहले से थोड़ा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चल सकती हूँ। अनन्या आगे बढ़ी, लेकिन थोड़ा सा चलने के बाद वो रुक गई। मैंने कहा कि अनन्या बैठ जाओ, थोड़ा वेट कर लो, मैं देख लेता हूँ जाकर क्या क्या हुआ है। विदाई का वक्त करीब था। मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया था। अनन्या को फिर से सहारा देकर लाया और विदाई के वक्त वहाँ हम सब खड़े हो गए। रिद्धि के साथ साथ सभी परिवारों के चेहरे पर आंसू थे। अनन्या भी अपने आंसू पोंछ रही थी। रिद्धि की विदाई के साथ साथ अब हमारी विदाई का भी टाइम हो चुका था। मैंने अनुराग से कहा कि यार, मुझे आज जल्दी निकलना है, तेरे घर आज नहीं रुक पाऊंगा। उधर रिद्धि भी जाने को तैयार थी। अनुराग ने कहा कि यार तू अनन्या को छोड़ दे, एक्चुअली यार उसकी ट्रेन मिस हो गई है, अब तेरे सिवा कोई है भी नहीं जिसे मैं कह सकूं। आदित्य मैनेज कर ले यार, तुझे तो पता ही है मैं कितना बिजी हूँ। मैंने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ अनन्या को। अनन्या बड़ी मुश्किल से खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे
वो मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा कि अच्छा ही हुआ कि आप ट्रेन से नहीं गई, वरना आपको बड़ी दिक्कत आ जाती। वैसे भी मुझे परसों से ऑफिस ज्वाइन करना है, तो मैं आपको छोड़ देता हूँ, तो वहीं से शाम को आ जाऊँगा अपने घर को। अनन्या को मैंने सहारा दिया और अपनी कार में बिठाया। खिड़की से बाहर अनन्या शहर का नज़ारा देख रही थी और उसके लहराते बाल बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैंने कहा, अब दर्द कैसा है? उसने कहा, हाँ अब ठीक है, शाम तक ठीक हो जाएगा। शुक्रिया, आपने मेरी मदद की, रियली थैंक यू। मैंने कहा कि क्या कह रही हैं आप? थैंक यू कहकर आप सारा किस्सा ही ख़त्म कर रही हैं। अरे ये तो मेरा फ़र्ज़ था जो मुझे उस वक्त करना था। अनन्या ने कुछ नहीं कहा। कार की विंडो से वो बाहर देखती रही, न जाने क्यों मुस्कुरा रही थी। अनन्या का शहर करीब था। उसने कहा, शहर तो पहुंच गए हैं, चाय लेंगे या कॉफ़ी? मैंने कहा, थैंक्स अ लॉट, लेकिन मुझे लेट हो रहा है। अनन्या ने कहा, 94593295 मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है, घर पहुंचते ही फ़ोन कर दीजिएगा। इस हसीन सफ़र में मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी भूली भटकी मंजिल मुझे आज मिली है।